जनरल जॉर्ज इनसन उस समय शिमला में थे। जब वो अंबाला पहुंचा तो इस घटना को 4 दिन हो गए थे। फौज आगे नहीं जा रही थी, रेजिमेंट के पास बहुत कम गोलियां थीं और कोई दूसरा हथियार भी नहीं था। उन्हें राय दी गई कि सिपाहियों के हथियारों को जब्त कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जल्द ही उनके सैनिकों ने भी बगावत का ऐलान कर दिया। 10 दिन तक वो लोग अंबाला में फंसे रहे और उसी दौरान हैजे से काफी सैनिकों की मौत हो गई। 24 मई को फील्ड फोर्स दिल्ली की तरफ रवाना हुई और 27 की रात कमांडर इन चीफ की भी मृत्यु हो गई। सिपाहियों ने नौशेरा, अंबाला पंजाब में, फिल्लौर और फिरोजेपुर, नसीराबाद, हांसी, हिसार, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा तक बगावत का ऐलान कर दिया। बहादुर शाह जफर की मुगल सल्तनत पूरे उत्तरी भारत के हिंदू और मुसलमान, जिसमें हर स्टेटस के लोग शामिल थे, उनकी इच्छाओं का सेंटर बन गई। सारे बागी सिपाही अपने ही मालिकों के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बिना खून खराबे ऐलान कर दिया कि उन्होंने दिल्ली के बादशाह की सल्तनत को स्वीकार कर लिया है और वो अंग्रेजों की नौकरी से आजाद हैं, और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अंग्रेजों के सभी अफसर जैसे विल्सन, हैविट आदि ने बागी सैनिकों के हथियार 13 मई की सुबह ही ले लिए थे। 12 मई को एडवर्ड्स ने जॉन लॉरेंस को खत लिखा कि यह बगावत सिर्फ बातों से खत्म नहीं होगी, इसको स्ट्रिक्टली कुचलना पड़ेगा। उन्होंने एक शक्तिशाली सैनिक स्क्वाड तैयार किया ताकि जहां भी बगावत हो उसे भेजा जा सके। ऑफिसर जॉन निकलसन ने औरतों और बच्चों के कातिलों को भारी सजा देने का प्रपोजल रखा, जिसे एडवर्ड्स ने नहीं माना। निकलसन काफी क्रूअल था। उसने खुद अपने हाथों से एक कबीले के सरदार का सर काट दिया था और उसे अपनी टेबल पर रखता था। हिंदुओं से उसे बहुत नफरत थी। उसमें क्रिश्चियनिटी को फैलाने का ऑब्सेशन था। वो जहां भी बागी सिपाही देखता उनके हथियार छीन लेता और उनके लीडर्स को सूली पर चढ़ा देता। उसके बारे में फेमस था कि वो कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट उन्हें सूली पर चढ़ा देता था। इस मुश्किल समय में अंग्रेजों को ऐसे ही अफसरों की जरूरत थी। ऐसा ही एक और क्रेजी अफसर था विलियम हॉडसन। वो एक पोप का बेटा था, पर उसका सपना सिपाही बनने का था। वो कमाल का तलवारबाज था। अंग्रेजों ने उसके ऑब्सेशन का फायदा उठाने के लिए उसे असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया गया। उसका काम था वो सिख घुड़सवार सैनिकों के साथ मेरठ जाए और अंग्रेजी रेजिमेंट से कांटेक्ट करे। 21 मई की रात को चल के सुबह वो मेरठ पहुंच गया और फिर वहां से युद्ध करता हुआ करनाल पहुंच गया। इस बीच अगर हॉडसन के साथ कोई बागी लग जाता, वो उन्हें तुरंत गोली मार देता। इतना ही नहीं, जासूसी के क्षेत्र में भी वो बहुत माहिर था। उसने एक मौलवी रजब अली को अपने असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट कर लिया था, जिसने दिल्ली पहुंचकर जासूसी का जाल बिछा दिया, जिसमें बड़े बड़े हिंदू साहूकार, अंग्रेजों के सपोर्टर, मुगलों और हरियाणा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर गौरी शंकर सुकुल के साथ ही दिल्ली गैजेट के सब एडिटर को भी अपने जासूसियों में शामिल कर दिया था। ये सब उन्हें फौजी कार्रवाइयों की सूचना देते थे। चालाक रजब ने जीनत महल से भी कांटेक्ट कर लिया था और जल्दी ही जफर के प्रधानमंत्री एहसानुल्लाह खान और मिर्जा फखरू के ससुर मिर्जा इलाही बख्श भी अंग्रेजों के जासूस बन गए। इतना ही नहीं, रेसिडेंसी का अमीर मुंशी जीवनलाल, जो अपने तहखाने में बंद था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा जासूस बन गया था। मुंशी जीवनलाल फकीरों और साधुओं के कपड़ों की तह में रख खतों को बाहर पहुंचाता था, जिसमें तोपों को रखने की जगह सैनिकों के पास हथियारों की सूचना, पानी की कमी, गोलियों की कमी, सिपाहियों के झगड़ों आदि के बारे में सूचनाएं होती थीं और ये भी निर्देश होते थे कि अंग्रेजों को कहां और किस तरह गोलीबारी करनी चाहिए। जबकि बागियों की फौज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज फौज कितनी है और कहां है। उनके पास ऐसा कोई भी जासूस नहीं था कि जिसकी बात पर भरोसा किया जा सके। 12 मई को जफर ने अपने रुतबे को दिखाने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला, लेकिन दिल्ली की सब सड़कें पूरी तरह से खाली थीं। पिछले दिनों लगी आग से दिल्ली अभी भी जल रही थी। सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार कपड़ा व्यापारियों, जौहरियों, हलवाइयों, बनियों और साहूकारों के साथ हुआ था। उन लोगों के घर और दुकानें लूट ली गई थीं। तवाइफों का भी बहुत बुरा हाल था। बागियों ने बादशाह का बर्फ खाना भी लूट लिया था। हजारों सिपाहियों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जेबों को भरा और दिल्ली के लोगों को जी भर के लूटा था। सभी लोग बादशाह से बागियों के खिलाफ शिकायत कर रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। बादशाह ने लूटपाट खत्म करने का आदेश जारी किया और कहा था कि अगर कोई भी बागी इस आदेश के खिलाफ काम करे तो उसकी रिपोर्ट की जाए। जब इससे भी कुछ असर नहीं हुआ तो दरबार ने फैसला लिया कि बादशाह सलामत अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक जुलूस निकालें, जिसमें वो हाथी पर बैठें और उनके पीछे मिर्जा जमा बख्त भी हों, साथ में कुछ पैदल सिपाही, कुछ तोपें, उनके शाही कमांडो और संगीतकारों का एक दल हो।
दिल्ली की लूटी हुई सड़कों पर शायद ये शक्ति प्रदर्शन का जुलूस गुजरे तो शहर में शांति हो। आखिरकार जुलूस निकाला गया और ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान फिर से बादशाह सलामत के कब्जे में है, अब लूटमार बंद हो जानी चाहिए। मिर्जा मुगल ने भी ऐलान किया कि अगर कोई लूटमार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके नाक कान काट दिए जाएंगे। जफर को 21 तोपों की सलामी दी गई। यह जुलूस जहां से गुजर रहा था, जफर लोगों की फरियाद सुन रहे थे। बादशाह जफर ने आदेश जारी किया कि सभी सूबेदार अपने अपने सिपाहियों को कंट्रोल में रखें और उन्हें लूटमार करने से रोकें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये बादशाह की शान के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता भूख से मर रही थी, दुकानें बंद हो गई थीं और कारखानों में लोगों ने आना बंद कर दिया। बादशाह सबसे पहले दिल्ली में चारों तरफ लगी हुई आग को बुझाना चाहते थे। जगह जगह घर जल रहे थे, कोयले और बारूद का ढेर लग रहा था। करीब 8,000 बागी दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे, जो रोज भांग, लड्डू, पेड़े, पूड़ी कचौड़ी खाते और आराम की नींद सोते। उन्होंने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो गया था। दिल्ली के लोग चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जो उनकी सेफ्टी करने के लायक हों। इस बगावत का सबसे ज्यादा स्वागत जफर के शहजादों ने किया था। मिर्जा खिजिर सुल्तान जफर के नवे बेटे एक अच्छे शायर होने के साथ ही अच्छे निशानेबाज भी थे। अबू बकर मिर्जा फखरू का सबसे बड़ा बेटा और जफर का लीगल पोता था। पहले से ही अय्याश अबू बकर के मौके का फायदा उठाकर जी भर के अय्याशी शुरू कर दी। उसकी बदचलनी, शराब पीकर नौकरों से मारपीट आदि की शिकायतें जफर के दरबार में आए दिन आने लगीं। तीसरा शहजादा जफर का 11वां बेटा था और उसकी शादी मिर्जा फखरू की बेटी से हुई थी। चौथा बागी मिर्जा अब्दुल्ला भी जफर का पोता था, लेकिन मिर्जा फखरू के मरने के बाद 5वें शहजादे मिर्जा मुगल को बेगम के संरक्षण के कारण बाकी शहजादों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। यहां तक कि 12 मई की सुबह उन्हें कमांडर इन चीफ का पद दे दिया गया। मिर्जा मुगल ने बागी सिपाहियों से बहुत जल्दी कांटेक्ट बना लिया। उन्होंने फौज की कमान और शहर का प्रशासन दोनों अपने हाथों में ले लिया और सिपाहियों से वादा किया कि उन्हें तनख्वाह मिलेगी और उन्हें शहर के बाजार और हवेलियों में जहां लूटमार मची हुई थी रोकने के लिए भेजा गया। उन्होंने इसे रोकने के लिए फौज को कड़ाई से आदेश दिया कि बिना अनुमति पत्र के वो किसी के घर में तलाशी नहीं ले सकते। उसने जफर की तस्वीर के साथ फिर से सिक्के बनाए गए और इस तरह बादशाह को भी काबू करने की कोशिश की। जीनत महल और जमा बख्त जफर के फैसले पर नाराज थे। ये पहला मौका था जब जीनत महल ने उनकी इच्छा के अगेंस्ट काम किया था। जीनत महल सोचती थी कि अंग्रेज वापस आकर सिपाहियों को बाहर निकालेंगे और अगर वो वफादारी दिखाएंगे तो शायद उनके बेटे को जफर की जगह दे दी जाए। इसलिए जब मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ बनाया गया तो उन्होंने जमा बख्त को बस वजीर बनाया और बागियों से दूर रखा। बगावत के 5वें दिन सारे सिपाहियों ने दरबार में एक खत पेश किया जिसमें लिखा था कि अंग्रेज फौरन शहर में आए। हम वादा करते हैं कि अगर जमा बख्त को वली अहद मान लिया जाए तो हम सभी बागियों को उनके हवाले कर देंगे। बागियों को समझाने की कोशिश करी गई कि यह खत नकली है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने उन सब कैदियों को बुलवाया जिन्हें जफर ने लाहौरी दरवाजे की तरफ से किले के बावर्ची खाने के पास छुपा रखा था। बादशाह एक कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े थे। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों के अलग अलग ग्रुप बना लें और अपने अपने धार्मिक गुरुओं से पूछें कि क्या धर्म में बेबस औरतों और बच्चों को कष्ट देने की इजाजत है। बादशाह ने उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया। क्रूएल बागियों ने कैदियों पर बंदूकें चलानी शुरू कर दी और फिर उनकी लाशें नदी में फिकवा दी। इस घटना से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बहुत नाराज हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर के कारण हर रेजिमेंट अलग अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रही थी। वो सिर्फ अपने सूबेदार का ऑर्डर मानती थी पर किसी दूसरे ऑफिसर का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थी। मिर्जा मुगल को भी कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। सिपाही लूटमार करने के बाद बंटवारे के लिए आपस में ही लड़ते थे। हर स्टेटस के लोग इन विद्रोहियों से परेशान हो गए थे। गरीब लोग भूखे मर रहे थे और साहूकार छुप कर बैठे हुए थे। इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। सिपाहियों ने सूबेदारों के आदेश को भी मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था। आखिरकार जफर ने धमकी दी कि अगर लूटमार बंद नहीं की गई तो वो शहर को छोड़कर मक्का चले जाएंगे। 19 मई को हालात और भी खराब हो गए। एक मौलवी ने जिहाद का झंडा जामा मस्जिद में लगा दिया। 20 मई को यह सूचना आई कि दिल्ली फील्ड कोर्स अंबाला में जमा हो रही है। जफर ने फौरन झंडा हटाने का आदेश दिया, लेकिन मौलवी साहब ने किले में आकर जफर से कहा कि सारे हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ जिहाद करना जायज है। जफर ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके लिए बराबर हैं। अगर जिहाद होगा तो केवल अंग्रेजों के खिलाफ होगा।
स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि दिल्ली के हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे थे।